मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान फाउंडेशन और प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के साथ वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट के रियाद, कुवैत, बहरीन और दुबई जैसे देशों में सक्रिय राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स द्वारा प्रवासी राजस्थानियों की सहायता के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय इन संगठनों ने सराहनीय कार्य करते हुए लोगों की मदद की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और राजस्थान फाउंडेशन भविष्य में भी प्रवासी राजस्थानियों के साथ खड़ी रहेगी। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न देशों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण वीसी के जरिए बैठक प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग पर सराहना की है। मिडिल ईस्ट चैप्टर्स के कार्यों की तारीफ की है। राजस्थान फाउंडेशन की भूमिका अहम रही। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, क्या कुछ अपडेट इस पूरी बैठक को लेकर, क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया? देखिए पूनम, ये दोनों बैठक हैं, चाहे सबदलीय बैठक की बात करें या फिर जो राजस्थान फाउंडेशन एवं प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज बैठक की बात करें, दोनों ही बैठक का मकसद है जो वैश्विक आपदा इस समय पूरी दुनिया में आ रखी है, उस आपदा से भारत को कैसे बचाया जाए और संकट के हालातों में कैसे भारत उससे निकले, इन तमाम कवायदों को कैसे किया जाए, पूरा सभी एकजुटता के साथ प्रदेश के लिए कैसे काम कर सकते हैं। इसी मकसद से सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन एवं प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो माहौल बना हुआ और मिडिल ईस्ट में जो हालात इस समय बने हुए हैं, खासकर रियाद, कुवैत, बहरीन, दुबई जैसे देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स ने प्रवासी राजस्थानियों की मदद का सराहनीय कार्य किया है। यानी कि हमारी जो राजस्थानी चैप्टर्स बने हुए इन देशों में, उन्होंने हमारे प्रवासी राजस्थानियों की मदद की है, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात हो, चाहे वो आवास नहीं मिलने पर शेल्टर उपलब्ध कराने की बात हो। यानी कि युद्ध के हालातों में जिस तरह एक आम व्यक्ति के साथ हालात होते हैं, जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उन मुश्किल दौर में राजस्थान चैप्टर ने मदद की। इसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको धन्यवाद किया, उनके कार्यों को सराहाया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी राज्य सरकार और राजस्थान फाउंडेशन मदद के लिए तैयार है। वहीं इस मौके पर श्रीनिवास भी मौजूद रहे और साथ ही उसका उद्योग विभाग, राजस्थान फाउंडेशन के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और तमाम अधिकारी भी इस मीटिंग के साथ मौजूद रहे। उनसे ये भी बात की है कि आने वाले समय में भी इसी तरह प्रवासी राजस्थान में मदद करनी है। राजस्थान सरकार आपके साथ है। जी, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान में मौजूदा हालात को लेकर अहम सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये हालात किसी सरकार या फिर राजनीतिक दल की वजह से नहीं बने हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्ष ने भी इस स्थिति में सरकार का साथ देने की बात कही है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की, जिसमें सर्वदलीय बैठक ये रही, जिसमें पक्ष विपक्ष और तमाम अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। और लगातार जो है जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है और कहा कि हर स्थिति पर सरकार जो है नियंत्रण रखे हुए है, नजर रखे हुए है और आगे भी किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज हम सब लोगों को बुलाया था, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, और जो स्थिति आज है उसके बारे में चर्चा की। विपक्ष के रूप में कोई भी आपदा अगर आती है तो हम पब्लिक को सहयोग करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। कोई सरकार के हर जगह राजनीतिक बात नहीं होती। आज जो भी बातें हुई हैं, हमने सकारात्मक सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है,
चाहे शादी के सिलेंडर नहीं मिल पाना लोगों को, चाहे जो बच्चे हॉस्टल में हैं या होटल है, रेस्टोरेंट है, कई इंडस्ट्री हैं, उनको भी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। अभी सीएम साहब ने पीएनजी के लिए ऑर्डर किए हैं, तो उसमें भी हमने कहा कि भाई ये जो लोगों ने अब तक क्यों अटका के रखा था, अब आप कह रहे हो कि इनको एनओसी जारी करें, तो पहले से लोगों को क्यों अटका के रखा था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज जिस प्रकार से बाजार में कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लो गैस की दिक्कत है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं, आप चाहे केरोसिन की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें या कोयले की बात करें, तो उनकी भी व्यवस्था पूरी व्यापक रूप से इंडक्शन की ये होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध का पता नहीं कितना लंबा छिड़ जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया है, तो वो मैं समझता हूँ अभी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं हो, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जो एक्चुअल स्थिति है वो हम जनता को बताएं कि हमारे पास कितनी डिमांड है, कितनी हमारे पास सप्लाई हम कर रहे हैं और कितना हमारे पास स्टॉक है। अगर ये हम पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक पैनिक नहीं होगी। और जो टोल फ्री नंबर है वो हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसके बारे में अपने सुझाव दे सके। मैंने ये भी कहा है कि रेट नहीं बढ़ाए जाएं, क्योंकि रेट बढ़ने से भी पैनिक होता है। अभी भी जो है मैं समझता हूँ डीजल और पेट्रोल पे भारत सरकार ने काफ़ी जो है टैक्सेस उस पर लगाए हुए हैं, स्पेशल सेस लगाया हुआ है। अगर मान लो कच्चे तेल के रेट बढ़ भी रहे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत बड़ा मुनाफा तेल कंपनियों ने और सरकारों ने उसमें से लिया है। तो इस समय अगर वो बढ़ाएंगे तो वापस महंगाई बढ़ेगी और पूरे देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे खतरा आएगा, तो लोगों पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार से रेट नहीं बढ़ाए जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमने सारी जो आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो भी सरकार के सामने रखी है और मैं समझता हूँ सरकार इस पे ज़रूर गौर करेगी। जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही थी वो हमने बताया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन सब पे चर्चा करके लोगों को रिलीफ देने का काम वो करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हम लोग जहाँ जहाँ भी समस्याएं जिस तरीके की आती हैं वो सब सुझाव हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिए हैं। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे तेल की समस्या आज नायरा ने रिलायंस ने 5 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, ये भी इसी के कारण रहा। एलपीजी की जैसे सिलेंडर्स की जो है आपके धार्मिक आयोजन में सिलेंडर नहीं दे रहे, विवाह शादियों के कार्यक्रम में सिलेंडर नहीं मिल रहे, इनकी व्यवस्था भी सरकार को करने के लिए हमने सुझाव दिया, सरकार इसको करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज विपक्ष, चाहे हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली हो या हमारे निर्दलीय मनोज जी हो, चाहे गर्ग साहब हो, सभी ने मिलकर अच्छे सुझाव दिए और सभी ने मिलकर इस बात का निर्णय लिया कि राजस्थान में हालांकि अभी कोई पैनिक नहीं है डीजल पेट्रोल को लेकर या गैस की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आई तो हम सब मिलकर इस विपदा का मुकाबला करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और राजस्थान की राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों ने मिलकर इस राजस्थान की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात का आश्वासन दिया कि हम मिलकर संघर्ष करेंगे और राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एलपीजी और सिलेंडर्स और पेट्रोल डीजल को लेकर समय समय पर वो जो आमजन में भ्रांति आ रही है उसको लेकर बैठक आयोजित की जा रही मॉनिटरिंग की, उसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और समस्त दलों के विधायकगण मौजूद रहे और जिसमें सभी सदस्यों ने इस बात के लिए सराहना की राजस्थान सरकार की गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की। साथ में उन्होंने जो सुझाव भी दिए कि इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उसमें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन सुझावों को सराहा भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि राजस्थान में जो ना अभी तक कमी आई है पेट्रोल डीजल और एलपीजी की और ना आने दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित भी किया गया कि और इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए और राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र में भी उपभोक्ता है उनको भी जितनी हम जो व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं उसके लिए भी प्रयास रहे। और बड़ी अच्छी शानदार माहौल में और सबका एक ही था कि हम सब राजस्थान में सब मिलकर एक सकारात्मक सोच के साथ विकसित राजस्थान के सपने को
चलिए बढ़ते आगे। बूंदी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और युवाओं से उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता जरूरी है और किसी भी प्रकार की छुआछूत या जातिवाद को समाप्त करना होगा। उन्होंने सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बताते हुए अभिभावकों से बच्चों का प्रवेश वहां कराने की अपील की। कार्यक्रम में 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया और शिक्षकों को आदर्श आचरण अपनाने के निर्देश दिए। जयपुर के जंबारामगढ़ क्षेत्र में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चंदबाजी थाना पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। ये कार्रवाई प्रशिक्षु आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में जयपुर दिल्ली हाईवे पर निम्स यूनिवर्सिटी, चंदबाजी स्टैंड और अचरूल क्षेत्र में की गई। 2 दिन तक चली इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी कर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के चालान काटे। इसके साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रशिक्षु आईपीएस चौधरी ने बताया कि ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान शुरू की गई मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और कैशलेस इलाज जैसी योजनाएं अब प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परियोजनाओं के अधूरे रहने का भी मुद्दा उठाया, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रघु शर्मा ने सरकार से इन योजनाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। कांग्रेस सरकार के कार्यकालों की बात करें तो जिस ढंग से हमने राजस्थान में, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रास रूट तक मजबूत करने का काम किया और उसके साथ पॉपुलर स्कीम्स जिसमें निःशुल्क दवा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो और कैशलेस 25 लाख तक की इलाज की सुविधा देने वाला राजस्थान पूरे देश में मेडिकल के क्षेत्र में सिरमौर बना। वो हमारी कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम में संभव हो सका। और एक बार हमने इस योजना की शुरुआत की, निःशुल्क दवा योजना की, तो हम हर टेन्योर में उसका दायरा बढ़ाते गए। पहले मान लो 400 दवाइयों को हमने इस योजना में रखा, तो अगली बार हमने उसको 600। सिरोही जिले के आबू रोड रीको थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। गुजरात बॉर्डर स्थित मावल चेक पोस्ट पर सुबह एक ट्रक से 155 कार्टन शराब पकड़ी गई, तो वहीं दोपहर बाद एक कंटेनर से 1085 कार्टन शराब बरामद की गई है। इस दौरान पुलिस ने कंटेनर चालक अलवर के मुंडावन निवासी रूपचंद यादव को गिरफ्तार किया। लगातार हुई इन कार्रवाइयों के बाद पुलिस की सक्रियता तो सामने आई है, लेकिन साथ ही कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठने लगे हैं। चर्चा है वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों के दौरान ये ऐसी बड़ी कार्रवाइयां क्यों सामने आती हैं, जबकि बाद में यह अभियान धीमा पड़ जाता है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाक सीमा के पास बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों की हेरोइन बरामद हुई है। 2 KMD गांव के बिहड़ में 10 किलो हेरोइन जब्त की गई है। 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारों में एक स्थानीय और 4 पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। CID ASP दीक्षक आमरा की टीम के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई है। BSF और पुलिस की संयुक्त टीम इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्करी के खिलाफ लगातार पुलिस जो है अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ रही है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसी कड़ी में ये कार्रवाई देखने को मिली है। 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। CID और BSF की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। भारत पाक सीमा पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की 10 किलो हेरोइन जब्त की गई है। कीमत करीब 50 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आंकी गई है।
चलिए बढ़ते आगे। विजयनगर के पास किशनगढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा सामने आया है। सथाना वाटर पार्क के पास पुल पर चल रहे एक कंटेनर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कंटेनर धू धू कर जल उठा। बताया जा रहा है कि कंटेनर में परचून का सामान भरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन काफी देर तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत रही कि चालक और परिचालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मैं आगे था तो गाड़ी घुमा के वापस आया, फिर हमने पुलिस पे फोन किया तो पुलिस आई। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे टोंक की। जिले के उनियारा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत भरी पहल देखने को मिली है, जहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एवं देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने 88 स्कूटियों का वितरण किया है। विधायक कोष से प्रदान की गई स्कूटियों से दिव्यांगजनों की राह अब आसान हुई है और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान मंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं चुनाव को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, जबकि कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, उपखंड अधिकारी पूजा मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। लोकप्रिय विधायक राजेंद्र गुर्जर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने विधायक कोष से 88 जनों को स्कूटी वितरण करने का काम किया है और इन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी इनकी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा दिव्यांग साथी जिसको स्कूटी की आवश्यकता है उसको पूरा करने का काम ये करेंगे। रामनवमी का शुभ अवसर है, इस मौके पर हम सब यहाँ आए हैं कि ताकि हमारे दिव्यांग साथी को स्कूटी हम लोग दे सकें। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। खेल, अनुशासन और अवसरों की भूमि। राज्य में खेलों को नई उड़ान देने और प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने के संकल्प के साथ 23 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को मिली एक नई खेल नीति। इस नीति का खाजूवाला के पुगल थाना क्षेत्र के 5 पीवी में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मकान मालिक 50 वर्षीय रफीक खां और 30 वर्षीय मिस्त्री मुकेश घायल हुए हैं। रफीक खां को खाजूवाला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया, जबकि मिस्त्री मुकेश को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान अचानक से छत गिरने से यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। पाली जिले के देसुरी नालघाट में उदयपुर से जोधपुर जा रहा गेहूं से भरा हुआ एक ट्रक तीखे मोड़ और ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक और खलासी सुरक्षित रहे और कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक में लदे गेहूं के कट्टे सड़क और खाई में बिखरने से कुछ देर अफरा तफरी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को हटाकर यातायात बहाल करवाया। उल्लेखनीय है कि सकरी सड़क और तीखे मोड़ों के कारण इस घाट क्षेत्र में ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं। चुरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने राजलदेसर तहसील के सिमसिया विदावतान गांव में छापा मारकर 42 घरेलू गैस सिलेंडर और 32 गैस डायरियां जब्त की हैं। इस मौके से प्लास्टिक बोतलों में भरा हुआ करीब 20 लीटर पेट्रोल भी बरामद किया गया है। तो वहीं जांच में सामने आया कि आरोपी लक्ष्मी चंद इन सिलेंडरों को शादी विवाह जैसे आयोजनों में 2000 से 4000 रुपए तक ऊंचे दामों पर बेच रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जोर शोर से जारी रहा। मुख्य बाजार और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई हुई। अभियान के दौरान एक व्यापारी प्रशासन से विवाद में उलझ गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उपखंड अधिकारी विवेक गुर्जर ने व्यापारियों को समझाइश दी, वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। सड़क पर हो रहे अतिक्रमण और सामान रखने की प्रवृत्ति की वजह से बहुत ही असुविधा उत्पन्न हो रही थी, जिसके तहत कार्रवाई की गई थी और समझाइश की गई थी। उसी के क्रम में आज दिनांक 26 तारीख को भी प्रशासन और पुलिस फिर से जांच के लिए निकले और उस समझाइश का एक सकारात्मक हमें रिस्पांस जरूर प्राप्त हुआ है। कई व्यापारियों ने अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लिए हैं, उसके लिए प्रशासन और पुलिस उनका धन्यवाद अर्पित करता है। परंतु आज ये पाया गया कि स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कुछ व्यापारी या दुकानदारों ने आज भी सामान अपने आगे रख रखा था। आज उनके साथ अंतिम रूप से समझाइश की गई और उन्हें बताया गया कि यदि वे स्वयं अपना अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो आज मार्किंग की गई और नाम नोट किए गए, जिनके खिलाफ अब कागजी कार्रवाई हम शुरू। और अब खबर अलवर से है, जहां केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक उजागर हुई है। देर रात गश्त के दौरान जेल परिसर में दीवार के ऊपर से संदिग्ध वस्तु फेंके जाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान झाड़ियों में छिपा एक बैग बरामद हुआ, जिसमें 4 मोबाइल फोन और गांजा मिला। इस घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। नरहड़ गांव में बढ़ते जल संकट के चलते ग्रामीणों का सब्र टूट गया और उन्होंने जोरदार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। पानी की गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने जल्द ही विभाग के पंप हाउस पर एकत्रित होकर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़कर चेतावनी दी कि जब तक गांव में स्थायी पेयजल समाधान नहीं होगा वे नीचे नहीं उतरेंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से घरों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था अब मुश्किल हो गई है। प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करने की मांग के बावजूद अधिकारी देर तक नहीं पहुंचे, जिससे आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। टोंक में रामनवमी के पावन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई, जो कि हाई स्कूल से शुरू होकर जामा मस्जिद, काफला बाजार होते हुए खेल मैदान तक पहुंची। हिंदू संगठनों के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शहर भर में उत्साह और धार्मिक उल्लास का माहौल नजर आया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया और शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। युवा हाथों में भगवा झंडे लिए जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बनाए रखे। और रामनवमी के अवसर पर टोंक शहर में आज हमारे सब सनातनियों की एक भव्य शोभा यात्रा आपने देखी है। सब लोगों में भारी उत्साह जोश से भगवान श्री राम के, माता जी के नारे लगाते हुए ये यात्रा हाई सेकेंडरी चौक से लेकर के गांधी पार्क तक रही है। इसमें सभी आज हमारे सभी सनातनी भाई, सभी हिंदू भाई, हमारे सभी समाज के लोगों ने, 36 समाज के लोगों ने इसमें मिलकर के और सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ी यात्रा के रूप में मकराना से भाईचारे की मिसाल पेश करने वाली खबर है। रामनवमी के पावन अवसर पर मकराना विधानसभा क्षेत्र में सर्व हिंदू संगठनों द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कौमी एकता और आपसी भाईचारे का संदेश पूरे शहर में गूंजा। और अब खबर सिरोही से है, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर जिले भर में उत्साह और आस्था के साथ महोत्सव मनाया गया। जिला मुख्यालय पर राम झरोखा मंदिर से शुरू हुई विशाल राम रथ यात्रा पूरे शहर में भक्तों का उत्साह और उमंग बिखेर रही है। यात्रा में 18 फीट ऊंची प्रभु श्री राम और 15 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमाएं भी शामिल रहीं, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। खबर करौली से है, जहां जय श्री राम के जयकारों के बीच सकल हिंदू समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई यात्रा श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था से भरपूर रही। जगह जगह पुष्प वर्षा, आकर्षक झांकियां और घुड़सवार दल यात्रा का आकर्षण बढ़ा रहे थे। मल्होत्रा में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया।
पुलिस अधीक्षक रमेश के नेतृत्व में शहर में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि नगर परिषद से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए चौंच मंदिर तक पहुंचा। इस दौरान पुलिस बल ने पैदल मार्च कर आम जन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और भाईचारे का संदेश भी दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफुल सिंह ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत ही सूचना पुलिस को दें। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और अतिरिक्त बल तैनात किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी ड्यूटी के तौर पे और आज़ादी के तौर पे भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी कल हमने CLG मेंबर्स मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग सभी लिया थे और उसी के चलते आज हम फ्लैग मार्च भी निकाला हुआ है। तो बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र स्थित हिंगलाज माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर होम अष्टमी के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। दूर दराज के गांवों और कस्बों से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह आस्था से भर गया। होमाष्टमी के इस विशेष अवसर पर उमड़ी भीड़ ने क्षेत्र में गहरी धार्मिक आस्था और श्रद्धा का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के पिछौर में राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत ग्रीष्मकालीन मूंगफली बीज वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने किसानों को उन्नत बीज वितरित करते हुए फसल विविधीकरण पर जोर दिया। उन्होंने किसानों से उड़द मूंग के बजाय मूंगफली की खेती अपनाने की अपील की। इसके साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना और लिफ्ट इरिगेशन के जरिए सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस आपूर्ति को लेकर उद्योग जगत में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस की कमी और उत्पादन पर पड़ रहे असर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार, प्रशासन और गैस कंपनियां मिलकर समाधान निकालने में जुटी हुई हैं। तो वहीं उद्योगपतियों ने गैस कोटा, बिजली कटौती और डीजल सप्लाई जैसे कई मुद्दे भी उठाए। मध्य प्रदेश के देवास में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आयोग मित्र डॉक्टर दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में मानव अधिकारों से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रशासनिक कार्यवाही में पारदर्शिता और संवेदनशीलता अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मानव अधिकारों से जुड़े मामलों में देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रकरणों की स्थिति से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिलाया। सशक्तिकरण के लिए मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी होता है और शासन प्रशासन के साथ मानवाधिकार आयोग का भी दायित्व है कि जिन लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनका हम प्रभावी ढंग से कार्रवाई करके सशक्तिकरण करें। तो हम आयोग की तरफ से हम ये प्रयास करते हैं कि जो शिकायतें जिलों में आती हैं उनसे अधिकारियों से चर्चा करते हैं।